को और आपको कर देते हैं म्यूट। अगर बीच में किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी आपको बता दें, इसमें इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नाम से लग रहा होगा कि भाई देखो फिर से इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन बस बेसिक होगा। सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन जो है ना उसको यूज यहाँ पे करना होगा, जिसमें एक्स बार एन का इंटीग्रेशन वो आपको पता है कि एक्स वन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो तो आप सभी उसी रूल से कर सकते हैं। साइन एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। बस इस तरीके के बेसिक इंटीग्रेशन है। और एक ही आइडेंटिटी है यहाँ पर जो आपको यूज करने को मिलेगी, वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सिर्फ इसी आइडेंटिटी के जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और आई थिंक वो आपको शायद याद होगी। ये हमने डिस्कस की थी 7.7 में, हालांकि 7.7 उन्होंने हटा दी है, पर इस आइडेंटिटी को हम इंटीग्रेशन की यूज करेंगे, बाकी और कोई आइडेंटिटी यहाँ पे यूज नहीं की जाएगी, ठीक है। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं चैप्टर में किस तरीके से हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एरिया अंडर सिंपल कर्व, अगर कोई कर्व जो कि y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है, दैट मीन्स कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, कुछ इस तरीके से अगर आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो उससे बाउंडेड एरिया को या उसके अंदर जितना भी आपका एरिया है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रखा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपके कर्व को हमने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर कर्व कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अभी आपके सामने एक कर्व की इक्वेशन नहीं है, तो वैसे हमने यहाँ पे कर्व लाइन को ड्रॉ कर रखा है कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसकी दो लिमिट ली गई है। ध्यान रखिएगा जब हम एरिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो जो इंटीग्रेशन होगा डेफिनेट इंटीग्रल होगा, दो लिमिट के बीच में होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में। तो ये ए और बी यहाँ पर इसकी लोअर और अपर लिमिट है, यहाँ पर गिवन है। अब इस कर्व से और एक्स एक्सिस से जो बाउंड्री एरिया है वो ये है, तो हमें अगर इस एरिया को फाइंड आउट करना होगा तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कर्व, अगर हम इसको सिंपल वे में कहें, अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के साथ में कोई रीजन अगर बाउंड कर रहा है तो उस बाउंड्री रीजन के एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के साथ कोई एरिया अगर कवर कर रहा है तो उस एरिया को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिएगा, आपने जैसे फिगर में देखा, तो ये कर्व की हमने ड्रॉ कर रखा था और ये बाउंड्री एरिया ये था जो हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फॉर्मूला कह सकते हैं या इसका एक्सप्रेशन कह सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर हम y का इंडिकेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट a टू b। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको उसमें करना क्या होगा, अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के साथ में कोई रीजन अगर बाउंड कर रहा है तो उस बाउंड्री रीजन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको y को इंटीग्रेट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट a से b। यहाँ पे y कहाँ से मिलेगा, जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है वहां से y को ऑब्टेन कर सकते हैं। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रीजन बाउंडेड है कर्व का वो आपका x एक्सिस के साथ में है, दैट्स व्हाई हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ए और बी यहाँ पर क्या आ गए, क्योंकि आपको पता है कि एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो पोर्शन होगा वो डेफिनेट होगा, ठीक है। और इसमें ए और बी ये जो लिमिट होगी वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगी कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है, वो इसमें लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो उनके बीच में y को इंटीग्रेट करते हैं और उससे हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कर्व ऐसा हो जो एक्स एक्सिस के साथ में कोई रीजन बाउंड नहीं कर रहा हो बल्कि वाई एक्सिस के साथ में कोई रीजन को बाउंड कर रहा हो, तो उसके एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा सेकंड फिगर, तो यहाँ पे बताया गया एरिया अंडर द सिंपल कर्व x इक्वल टू एफ वाई। अगर कोई कर्व x इक्वल टू वाई की फॉर्म में है और वो कर्व आपका y एक्सिस के साथ में कोई रीजन अगर बाउंड करता है तो उसके एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने कर्व लाइन से x इक्वल टू एफ वाई कर्व को दिखा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं y एक्सिस के साथ में ये रीजन को बाउंड कर रहा है। यहाँ पे जो y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी जो है वो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी। तो इसलिए अगर कोई कर्व y एक्सिस के साथ में अगर कोई रीजन को बाउंड करेगा तो उस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला या सिंपल एक्सप्रेशन वो क्या है, वो होगा x इंटू डी वाई, यानी x का इंटीग्रेशन करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में। x कहाँ से आएगा, x जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है वहां से हम x की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि जो बाउंड्री रीजन है वो y एक्सिस के साथ में, दैट्स व्हाई y के साथ में उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और a और b हमने आपको बताया वो लिमिट को प्रोवाइड करने के लिए वहां पे दी गई है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी किसी कर्व से बाउंड्री एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसकी कंडीशन होगी या तो y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x या x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y और बिटवीन द लिमिट a से b। तो ये एक बेसिक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई बाउंड्री एरिया को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होंगे वो तो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो भी आपको कर्व दिया जाए उसको आप सही तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जो भी कर्व आपको दिया जाएगा उस कर्व को आपको रिप्रेजेंटेशन करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए।
चाहे वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो आपका पैराबोला हो, एलिप्स हो, ठीक है, कोई सा भी कर्व हो, तो उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशंस होंगे बाउंड्री एरिया को कैलकुलेट करने वाले, उसमें दो चीज़ें हैं। पहले में हम जो डायग्राम है उसको वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर डायग्राम की हेल्प से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि चाहे वो लिमिट को फाइंड आउट करने की बात हो या जो बाउंड्री डिवीजन को फाइंड आउट करने की बात हो, वो हम फिगर से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आगे के टॉपिक में हमने ये आपके डिफरेंट कर्व को बताया हुआ है कि किसी कर्व को हम किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं उनको। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप क्लास 9 से करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको 3x + 4y = 12, ये एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है और आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसके आप 2 सॉल्यूशंस ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि 2 सॉल्यूशन से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। 2 सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पे 0 पुट किया तो y का सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया, तो एक पॉइंट तो आ गया 0,3। फिर हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया और x को सॉल्व किया तो x आ गया 4, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स होंगे जो कि लाइन पे लाई करेंगे, एक होगा 0,3 और एक होगा 4,0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ करे भाई, 4 इसमें मैक्सिमम वैल्यू थी तो हमने दोनों तरफ 4 तक पॉइंट लिए। पहला पॉइंट था 0,3, क्योंकि ये पॉइंट 0,3 एक्स इसमें 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट वाई पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा वहाँ पर जहाँ पर वाई की वैल्यू 3 होगी। ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा जहाँ हम इसको शेड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है 4,0, तो क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा और एक्स एक्सिस पर होगा यहाँ पर जहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन को किसी ग्राफ में ड्रॉ करना आपके लिए कोई नया काम नहीं है, ये ऑलरेडी आप क्लास 9th में भी, 10th में भी और 11th में भी करते हुए। आते हैं हम सीधा सर्कल पर। तो अगर आपको याद हो क्लास 11th में आपने सर्कल को पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें सर्कल भी था, पैराबोला भी था, एलिप्स भी था। तो सर्कल को आपको बताया गया था सर्कल की 2 इक्वेशन होती हैं। एक तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम, जिसमें सेंटर और रेडियस गिवन होते हैं। तो सर्कल की वो फॉर्म क्या होते हैं, वो होती है x² + y² = r²। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसको नहीं कहते, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की ये x - s का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। ये सर्कल की इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिससे हम, अगर आपको कभी भी सर्कल के सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इससे आप सर्कल की इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, आपको बताया गया था जब भी सर्कल के सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो और आपको सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना हो तो हम कंडीशन लगाते थे x - s का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। तो फिलहाल यहाँ पर इक्वेशन बनाने को नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी और उसको आपको ग्राफ में ड्रॉ करना होगा। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक तो उसका सेंटर और एक उसकी रेडियस। और यहाँ पे जो जनरली 2 तरीके से सर्कल की इक्वेशन दी जाती है, एक तो हमने एग्जांपल में यहाँ पे ली हुई है x² + y² = 16। अगर आपको इस सर्कल को ड्रॉ करना होगा ग्राफ पर, तो इसके लिए आप सेंटर और रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सेंटर रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन है इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि है x - s का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r² से कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने पे आप देखेंगे कि जो h के प्लेस पर वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि x में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, दैट मींस h के प्लेस पे वहाँ पे 0 है। ऐसी y में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, दैट मींस k के प्लेस पे भी 0 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो इसमें h0 k0, दैट मींस h और k तो इसमें 0 0 आ जाएंगे। और ऐसी r² को कंपेयर करेंगे 16 से तो r इसमें 4 आ जाएगा। ये जो h और k होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इट मीन जो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसमें हो जाएंगे 0 0, जबकि इसकी रेडियस हो जाएगी 4। और एक बार जब हम इसके सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं तो सर्कल को ड्रॉ करना फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। भाई हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऑरिजिन आपको पता है 0 0 होता है, तो डेट मींस वही सर्कल का सेंटर होगा और सर्कल की रेडियस 4 है, तो इस तरीके से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ किया गया, रेडियस 4 थी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएंगे और ये पॉइंट आपको एक्सिस पे था तो उसके कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो सर्कल की एक इक्वेशन थी। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ये सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। x² - 4x + y² = 12। ठीक है, अब इसके किस तरीके से हम सेंटर रेडियस पता कर सकते हैं, तो आपको बताते हैं जब सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो हमारे पास सेंटर रेडियस को पता करने के 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इस सर्कल की इक्वेशन को, जो सर्कल की जनरल फॉर्म आपको बताई गई थी क्लास 11th में, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जनरल फॉर्म शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। जनरल फॉर्म आपको बताई गई थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास g
एफ और ये सी, ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जी एफ सी को ऑब्टेन करने के बाद जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो जी माइनस के एफ होंगे, इससे आपको सेंटर पता चल जाएगा। और जबकि रेडियस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। ठीक है, इससे हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने क्लास 11th में सीखा था। अगर आप चाहें तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके भी आप सेंटर रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। लेकिन आपके पास एक तरीका और भी है, वो ये है कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4x, ये एक्स की दो टर्म यहाँ पे गिवन है, तो एक्स वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी हम इसको पहली फॉर्म से कंपेयर करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में करके आपको दिखाया है। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम करते क्या है, तो जो मिडिल टर्म होती है उसको हम 2x से डिवाइड करते हैं। तो 4x को 2x से डिवाइड करने पर कितना आएगा, वो आएगा 2। तो 2 के स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं, 2 के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया। वाई स्क्वायर अपने प्लेस पर एज इट इज था, 12 अपने प्लेस पर एज इट इज था। अब ये जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के स्क्वायर को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स लेंगे, 2 के स्क्वायर से 2 लेंगे, बीच में माइनस का साइन था, माइनस लगाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस वाई स्क्वायर, ये जो माइनस के 2 का स्क्वायर था इसको हम आरएचएस में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 आ जाएगा। ये 12 का स्क्वायर नहीं है, गलती से वो 12 का स्क्वायर लिखा गया है, वो 12 प्लस 2 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 16, जिसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल पहली फॉर्म में बनकर आ गया है। अब इसको कंपेयर कर दीजिएगा, एक्स माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे एच के प्लेस पे 2 है, के प्लेस पे 0 है और आर के प्लेस पे वहाँ पर 4 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0 और रेडियस के प्लेस पे आ जाएगा इसमें 4। तो इस तरीके से सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने ऑब्टेन किए 2,0, रेडियस आ गई हमारे पास 4। जी भैया बिल्कुल, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया है। जो एक्स वाली जो टर्म आपको गिवन थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आपको इसको ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि वाई स्क्वायर तो एक ही टर्म थी वहां पर वाई की। तो जिसकी अगर आपके एक्स स्क्वायर और एक्स मतलब जिसका आपके स्क्वायर टर्म भी गिवन हो और विदाउट स्क्वायर टर्म भी गिवन हो, सिर्फ उसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और बनाने का तरीका क्या था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x था। तो जब भी हमें किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, इसको हम जो इसकी मिडिल टर्म होती है उसको हम 2x से डिवाइड करते हैं। तो 4x को 2x से डिवाइड करने पर 2 आता है। तो जो नंबर डिवाइड करके आता है, तो जो नंबर आपके डिवाइड करके आता है उसके स्क्वायर को हम एक बार ऐड कर देते हैं, उसके स्क्वायर को हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये जो शुरू की 3 टर्म्स थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स लेंगे, 2 के स्क्वायर से 2 लेंगे, बीच में माइनस का साइन था, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2 का स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये जो माइनस का 2 का स्क्वायर हमारा रह गया था उसको हम आरएचएस में ले गए थे, तो ये कंडीशन आपकी बनकर आ गई थी, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 2 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 12 प्लस 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सॉल्व करके ये आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। फिर हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि आपकी ये होती है, इससे आपको एच के और आर मिल गए थे। एच के से आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए और आर से आपको रेडियस मिल गई, और फिर आप सेंटर रेडियस फाइंड आउट होने पर सर्कल को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें हमने सर्कल को ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आपको बता दें अब क्योंकि यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,0 है, ठीक है, और रेडियस इसमें कितनी है, वहाँ पर रेडियस इसमें 4 है, तो सर्कल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल को जिस तरीके से वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब आपको इसलिए बताया गया क्योंकि सर्कल की इक्वेशन जो है वो दो तरीके से आपको गिवन होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में तो आपका जो पहली फॉर्म हमने आपको बताई थी सर्कल की, वही आपको दी जाएगी, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें सर्कल की इक्वेशन आपको इस तरीके से गिवन है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जब सर्कल, ऐसी इक्वेशन में जब आपको सर्कल दिया जाए तो आपके पास दो तरीके होंगे, या तो आप जो जनरल फॉर्म आपको बताए गए थे आप उससे कंपेयर कर लीजिएगा, जीएफसी को ऑब्टेन कर लीजिएगा, माइनस जी माइनस एफ से सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, रेडियस आ जाएगी आपकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। ठीक है, जो हम क्लास 11 में भी करते थे, वरना ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड है जो हमने यहाँ पर अभी आपके सामने डिस्कस किया। तो ये दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे आप इस फॉर्म में जब भी सर्कल आपको दिया जाए उसके सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटर रेडियस फाइंड आउट होने के बाद फिर सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, इनसे अलग कोई सर्कल वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद अगला हमारा कर्व होगा पैराबोला। पैराबोला के लिए आपको बता दें, जब भी हम पैराबोला का ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें तीन चीज़ उसकी देखनी होती है कि एक तो उसकी एक्सिस कौन सी है, कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, दूसरा उसके वर्टेक्स क्या होंगे, और तीसरा उसका फोकस क्या होगा। हालांकि फोकस तो हमें वैसे पता चल जाता है इक्वेशन से, लेकिन
ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके वैक्सेस और वर्टेक्स होते हैं। तो देखिए आपको क्लास 11th में 4 टाइप्स के पैराबोलास बताए गए थे, उन चारों को हम वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में हो, ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं भी कैसे पता चलेगा कि पैराबोला x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है, तो आपको बताया गया था। और y पे स्क्वायर अगर कहीं पर भी आ रहा है तो डेट मीन्स वो जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस पर होगा, ठीक है। y पर स्क्वायर है और x पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब पैराबोला आपका x एक्सिस पर होगा। x पर स्क्वायर अगर वहां पे गिवन है, y पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पैराबोला y एक्सिस पर होगा। तो इसमें उल्टा है, अगर पैराबोला x एक्सिस पर होता है तो y के ऊपर स्क्वायर होता है, अगर पैराबोला y एक्सिस पर होता है तो x के ऊपर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप जो है इक्वेशन को देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि पैराबोला कौन से एक्सिस पर लाई करेगा। तो फिलहाल अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो पैराबोला जो है इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया जाएगा, वो भी पॉजिटिव एक्सिस पर ड्रॉ किया जाएगा, जिसका वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजिन पर होगा। फोकस को हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो किसी भी अगर पैराबोला का फोकस फाइंड आउट करना है तो उसको हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करके a को ऑब्टेन करते हैं, और a कॉमा जीरो होता है वो उस पैराबोला का फोकस होता है, तो इसलिए इसका फोकस तो फिलहाल a कॉमा जीरो ही रहेगा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। इसके बाद अगर पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू -4x की फॉर्म में गिवन है, तो ये पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है, इस तरीके से जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसमें माइनस के 1,0 हो जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, और वर्टेक्स इसमें 0,0 डेट मींस ओरिजिन पर ही रहेगा। पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में, अब यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर आ गया और वो पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस पर होगा, और जो फोकस के कोऑर्डिनेट क्योंकि वो y एक्सिस पर है तो 0,a होंगे, वर्टेक्स इसमें 0,0 डेट मींस ओरिजिन पर ही होंगे। पैराबोला की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा, डेट मींस वो नेगेटिव y एक्सिस पर होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस पर है तो 0,-के होंगे, और वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर ही होगा, डेट मींस 0,0 पर ही होगा, ठीक है। ये चारों फॉर्म तो आपने पढ़ी थी, आपने बल्कि इस तरीके के पैराबोलास की इक्वेशन को फाइंड आउट करना, और अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो उनके पार्ट्स को फाइंड आउट करना, ये ऑलरेडी आपने क्लास 11 में किया है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, आपका कुछ इस तरीके का भी पैराबोला गिवन हो सकता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर ऐसा पैराबोला अगर आपको दे दिया तो उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हालांकि वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं थे इस तरीके के पैराबोला, अगर आपको याद हो, लेकिन हमने आपको फिर भी वहां पर बताए थे कि अगर ऐसे पैराबोला दे दिए जाए तो हम इनमें कैसे हम इनके वर्टेक्स को एक्सिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले आप फाइंड आउट करेंगे इसकी एक्सिस क्या होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर किसके ऊपर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो x के ऊपर नजर आ रहा है हमें, तो इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा वो आपका y एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो आप अगले स्टेप में वही देखिएगा। तो यहाँ पे बता रखा है जो पैराबोला की एक्सिस है वो यहाँ पर y एक्सिस होगी, इसका जो वर्टेक्स होगा तो इसका मतलब वो भी y एक्सिस पर लाई करेगा। अब ये तो हमें पता है कि पैराबोला y एक्सिस वर्टेक्स जो होगा y एक्सिस पर लाई करेगा, पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस बार ओरिजिन पे नहीं होंगे। जब भी आपके पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। अगर पैराबोला कभी भी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होता है तो उसके वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर होते, लेकिन अगर वो उनसे अलग गिवन है तो पैराबोला का वर्टेक्स कभी भी ओरिजिन पर नहीं होगा। तो ये उसी केस को हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, लेकिन y एक्सिस पर जरूर है, ये हमने पता कर लिया। अब क्योंकि इसका वर्टेक्स y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 2। तो ये जो यहाँ पर x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आई थी, ये जो पॉइंट हमने ऑब्टेन किया 0,2, यही इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स का मतलब यही है कि पैराबोला y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो पैराबोला क्योंकि इंटरसेक्ट करते हैं y एक्सिस को 0,2 पर, तो ये 0,2 पॉइंट ही जो होगा इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। अब ड्रॉ कैसे कर सकते हैं भाई, x एक्सिस y एक्सिस, वर्टेक्स हमारा था 0,2, तो यहाँ से इस पैराबोला को अपवर्ड की तरफ आप ड्रॉ कर दीजिए। अपवर्ड इसलिए करें क्योंकि वो पॉजिटिव था, तो इसलिए पैराबोला इस तरीके से वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि पैराबोला का ड्रॉ करने के लिए बस आपको दो चीज़ों को देखना है, एक तो पैराबोला कौन से एक्सिस पर है और उसका वर्टेक्स क्या है। अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो ओरिजिन जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा ओरिजिन पर होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको बताई गई कि हम एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्सिस के बारे में आपको बताया गया, आपको देखना होगा कि x के ऊपर स्क्वायर है या y के ऊपर स्क्वायर है। y के ऊपर स्क्वायर है तो दैट मीन्स वो x एक्सिस पर होगा,
एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब पैराबोला वो एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैराबोला को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कर्व है एलिप्स। आपने एलिप्स दो तरीके के पढ़े थे, एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे जो ए है वो बी से ग्रेटर है, और दूसरी आपके एलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो तरीके के आपके एलिप्स थे। तो आपको बता दें, इसमें आपको बताया गया था कि आप कैसे पता करेंगे कि एलिप्स आपका एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो वो पता करेंगे हम कि ये देखकर कि एक्स और या वाई में से किसके अपॉन में किसके डेनोमीटर में ग्रेटर वैल्यू गिवन है। तो एक्स और वाई जिसके भी डेनोमीटर में ग्रेटर वैल्यू गिवन होगी तो वो आपका एलिप्स उसी एक्सिस पर आपका ड्रॉ किया जाएगा। अब जैसे हम ए को यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू कर रहे हैं, तो ए यहाँ पर एक्स के अपॉन में है, तो उसका मतलब ये जो एलिप्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के लिए जो कि यहाँ पर गिवन है, तो वो ड्रॉ किया जाएगा एक्स एक्सिस पर। और एलिप्स को आपको पता है कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि एलिप्स आपका ओवल शेप होती है। तो ये जो एलिप्स है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस को हम रखेंगे एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस को रखेंगे हम वाई एक्सिस। इस तरीके से हम एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एलिप्स के वर्टिसेस कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेमी मेजर एक्सिस है वो ए गिवन है, ठीक है। ये जो अपोन में ए और बी है ये आपके सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस कहलाते हैं। ये इतनी जो लेंथ होती है ना, जो हम यहाँ पे रेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, और पूरी लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस के लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर वो ए गिवन है, तो डेट्स वाइज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए कोमा जीरो और ये माइनस के ए कोमा जीरो लिया जाएगा। ये जो इतनी लेंथ है ये इसमें कहलाते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये बी के इक्वल है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट जीरो कोमा बी और जीरो कोमा माइनस के बी होते हैं। तो इस तरीके से हम एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ अलग चीज इसमें नहीं होती। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगर एलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर ए जो ग्रेटर वैल्यू है वो वाई के अपॉन में है, तो ये एलिप्स जो बनेगा वाई एक्सिस पर बनेगा। तो वाई एक्सिस पर एलिप्स को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर चला जाएगा और माइनर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ए इस बार वाई एक्सिस पर होगा, बी इसमें एक्स एक्सिस पर होगा। तो इसलिए जो वर्टिसेस होंगे इस बार वो जीरो कॉमा ए और जीरो कॉमा माइनस के ए होंगे, और ऐसे ही आपके दूसरे जो वर्टिसेस होंगे वो बी कॉमा जीरो माइनस के बी कॉमा जीरो। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पर। हालांकि ग्राफ पर नहीं, आप प्लेन पेपर पे भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ इसलिए करेंगे क्योंकि ड्रॉ करने के बाद ही हम बाउंड्री रीजन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें इन सभी की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करना था। पहले तो हमने आपको सिंपल वो बेसिक रूल बताया कि किस तरीके से हम किसी कर्व से बाउंड्री एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सिंपल सा रूल था, वही हमें यूज करना है आगे, और कोई इंटीग्रेशन उसमें खास होगी भी नहीं। बस बेसिकली होगा क्या कि जो भी कर्व आपको दिया जाएगा उसका रिप्रेजेंटेशन और उसकी हेल्प से बाउंड्री एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है।